आज कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? सातवां चैप्टर, जिसका नाम क्या है? त्रिभुज। क्या नाम है चैप्टर का? त्रिभुज। त्रिभुज समझने से पहले हमें क्या समझना होगा? रेखाएं क्या होती हैं, और रेखाओं से पहले हमें यह समझना होगा कि बिंदु क्या होती है। क्या समझना होगा? तो डालिए हेडिंग सबसे पहले बिंदु लिखिए। बिंदु की ना तो कोई लंबाई होती है और ना ही कोई चौड़ाई होती है। बिंदु की ना तो कोई लंबाई होती है और ना ही कोई चौड़ाई होती है। पूर्ण विराम आगे लिखिए। इसका प्रयोग हम किसी तल में वस्तु की स्थिति दिखाने के लिए करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बिंदु क्या समझेंगे। बिंदु की ना तो कोई लंबाई होती है और ना ही कोई चौड़ाई होती है। इसका प्रयोग हम क्या करते हैं? किसी तल में वस्तुओं की स्थिति दिखाने के लिए करते हैं। जैसे समझिए, मान लीजिए ये क्या है? हमारा एक कार्तीय तल है। क्या है ये? कार्तीय तल। इसके विषय हम 9th में पढ़ चुके हैं। कार्तीय तल में हमें मान लीजिए यहाँ पर ये 1, ये 2 और इधर 3, इधर 1 2 और यहाँ 3, फिर इधर -1 -2 और इधर -1 -2। ये हमारा होता है x अक्ष, ये होता है y अक्ष। तो अगर हमें इसमें किसी वस्तु की मान लीजिए स्थिति कहा गया, ये है कहाँ? 2, -3 पर। कहाँ पर है ये? 2, -3 पर। मतलब ये x अक्ष पर कहाँ है? x अक्ष पर है ये 2 पॉइंट दूर, यानी ये है हमारा x अक्ष। तो ये x अक्ष पे कितना है? 2 पॉइंट दूर है। और y अक्ष पे कितना है? -3, यानी y अक्ष ये है, इस पे -3 कहाँ आएगा? नीचे। और ये दोनों जहां एक दूसरे काटेंगे, ये एक बिंदु बनाया जाएगा। ये बिंदु क्या होगा हमारा? ये होगा 2, -3। तो इस तरीके से हम किसी भी वस्तु की क्या दिखाते हैं? स्थिति दिखाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिंदु की ना तो कोई लंबाई होती है और ना ही कोई चौड़ाई होती है। इसका प्रयोग हम केवल वस्तुओं की स्थिति दिखाने के लिए करते हैं। चलिए, अब आप अगली हेडिंग डालिए, रेखाएं। अब यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ बहुत सारे बिंदु दिए, ये 1 दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, इसी तरीके से यहाँ बहुत सारे बिंदु दिए हैं। जब इनको हम आपस में मिला देंगे तो ये बनता है रेखा। क्या बनता है? रेखा। मतलब बिंदुओं को ही, यानी अनंत बिंदुओं को मिलाने से, अनंत बिंदुओं को मिलाने से खींची गई सीधी पाई जो होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेखा। उसे क्या कहते हैं? या फिर हम कह सकते हैं कि बिंदु पथ को, यानी अनंत बिंदु को मिलाने वाले बिंदु पथ को, मतलब बिंदु को मिलाने जो रास्ता बन रहा है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है रेखा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो चलिए डालिए हेडिंग रेखाएं या फिर रेखा। उसमें लिखिए, लिखिए अनंत बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी पाई या बिंदु पथ, सीधी पाई या बिंदु पथ रेखा कहलाता है। क्या कहा गया कि अनंत बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी पाई बोला जाए, या फिर क्या बोल सकते हैं हम? अनंत बिंदुओं के बिंदु पथ को, यानी अनंत बिंदु को मिलाने से जो हमारा एक बिंदुओं का रास्ता बन रहा है, बिंदुओं का पथ बन रहा है, उसे क्या बोला जाता है? रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसी में आगे थोड़ा और लिखिए, रेखा की सिर्फ लंबाई होती है, इसकी मोटाई नहीं होती है। रेखा की सिर्फ लंबाई होती है, इसकी चौड़ाई नहीं होती है। रेखा की सिर्फ लंबाई होती है, इसकी चौड़ाई नहीं होती है। ध्यान दीजिए, जो रेखा होती है, रेखा में सिर्फ क्या पाई जाती है? केवल लंबाई, इसमें चौड़ाई नहीं होती। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? आ रही है ना? देखिए, तो जैसे अगर हम रेखा खींचें, क्या खींचें? तो रेखा चाहे हम बड़ी खींचे चाहे छोटी खींचे, इसमें हमें सिर्फ क्या मिलेगा? इसमें सिर्फ हमें लंबाई मिलेगी, चौड़ाई नहीं मिलती। चौड़ाई मिलती है, चौड़ाई नहीं मिलेगी। क्या मिलेगी? सिर्फ हमें लंबाई। अब हम आएंगे त्रिभुज पर। किस पे आएंगे? तो अब डालिए हेडिंग त्रिभुज। डालिए हेडिंग त्रिभुज। समतल में स्थित 3 रेखाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज। अब समझिए, जैसे त्रिभुज क्या होता है। ये देखिए, मान लीजिए है पहली रेखा। क्या है ये? इसी में खींची गई फिर एक और रेखा। ये दोनों एक दूसरे काटने चाहिए, यहाँ ये बात ध्यान रखना। फिर यहाँ हम खींच दिए क्या? तीसरी रेखा। तो अब इनसे एक यहाँ पर एक बंद आकृति, अगर यहाँ इसका एक्स्ट्रा पार्ट हटा दें तो यहाँ पर एक आकृति बन रही, जो कैसी है? बंद है। कैसी है? बंद है। और इसमें कितनी रेखाएं हैं? 3 रेखाएं। तो इसी क्या कहा गया? 3 रेखाओं से घिरी बंद आकृति को, किसको? बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? बात समझ में आ रही है? तो 3 रेखाओं से घिरी, यानी समतल में स्थित 3 रेखाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहते हैं?
त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका नाम जैसे मान लीजिए यहाँ बिंदु है ए, यहाँ ये बिंदु है बी, और यहाँ काटा गया क्या है हमारा बिंदु सी। तो इस त्रिभुज का क्या नाम होगा? इस त्रिभुज, ये देखिए ये त्रिभुज का संकेत होता है। ये किसका संकेत है? त्रिभुज का। इसका नाम होगा त्रिभुज ए बी सी। क्या नाम होगा इसका? त्रिभुज ए बी सी। और कोण हम इसके पहले पढ़ चुके हैं, अगर नहीं याद हो हम एक बार दोहराएंगे, लेकिन वो अपनी जगह है। तो आपको इतना समझ में आ गया हो ये क्या है? त्रिभुज। ठीक, तो हमारा चैप्टर जो है यहाँ हम पढ़ते हैं क्या चीज? सर्वांग समता। क्या पढ़ते हैं? नहीं, सर्वांग समता हम पढ़ चुके हैं 9th में। कहाँ पढ़ चुके हैं? तो जो हम 10th में पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे समरूपता। क्या पढ़ेंगे? समरूपता और सर्वांग समता जब हम साथ में समझेंगे तब हमें समझ में आएगा कि हाँ हमें क्या पढ़ना है और अगली बार हम क्या पढ़े थे। तो आपको लगेगा जो हम अगली बार पढ़े वो जो इस बार पढ़ रहे हैं ये दोनों एक ही है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। सर्वांग समता में 2 शर्तें होती हैं, समरूपतम केवल 1 शर्त है। सर्वांग समता कितनी शर्तें होती हैं? 2। समरूपतम कितनी शर्त है? केवल 1। सर्वांग समता में 2 शर्त क्या थी? पहली शर्त, जो भी हम 2 आकृतियां ले वो एक बराबर होनी चाहिए। नहीं, पहली शर्त हम ये मानेंगे कि मतलब हम जो भी 2 वस्तुएं ले रहे हैं दोनों एक जैसी दिखनी चाहिए। एक जैसी मतलब जैसे अगर हम यहाँ एक चतुर्भुज बनाएं, वो कौन सा? मान लीजिए हम वर्ग बनाए। क्या बनाए? वर्ग। वर्ग मतलब जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो? बराबर। यहाँ एक और बना दिए। ठीक, यहाँ क्या बना दिए? अब नाप के बना नहीं रहे, थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो सकता है। मान चलते हैं इसकी भुजा ए है और इसकी भुजा कितनी है? ए ही है। वर्ग है, चारों भुजा ए होगी इसकी और चारों भुजा इसकी भी होगी। एक त्रिभुज मतलब एक चतुर्भुज हम और बनाए, एक वर्ग और बना दिए जो क्या है? इनसे बड़ा है। इनसे क्या है? मान लेते हैं इसका बी है। कितना है इसका? बी। तो अब हम यहाँ समझेंगे सर्वांग समता और समरूपता में क्या अंतर होता है। सर्वांग समता और समरूपता में अंतर क्या होता है? सर्वांग समता में 2 शर्तें थी, समरूपता में केवल 1 शर्त है। कितनी शर्त है? जैसे ये और ये कब कहलाएगा सर्वांग सम, कब कहलाएगा समरूप, ये बातें समझते हैं। सर्वांग समता क्या बोल रहा? पहली शर्त उसकी है कि सभी मतलब जो भी आकृतियां जिनको भी हमें देखना है उनका आकार समान होना चाहिए। आकार क्या होना चाहिए? समान। मतलब जितनी बड़ी इसकी आकृति है उतना ही बड़ा क्या होना चाहिए? ये भी होना चाहिए। पहली बात समझ में आई? पहला बात मतलब जो हमारी इसमें पहली शर्त है वो क्या है कि दोनों की यानी दोनों आकृतियों की जो आकार ये क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। और ये शर्त समरूपता में भी है। सर्वांग समता की जो पहली शर्त है ये शर्त किसमें है? समरूपता में भी है। लेकिन सर्वांग समता में इसके साथ साथ एक शर्त और कही गई है कि जो वो एक जैसे दिखेगा तो ठीक है, लेकिन एक बराबर भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए? मतलब जैसे अगर हम बात करें ये और ये जैसे दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। ये और ये जैसे दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। ये और ये अगर हम जो ये आकृति इसको हम ए मान लें, इसको बी मान लें और इसको सी मान लें, मतलब ये आकृति है, ये बी और ये सी है। बात समझ में आ रही है? इसको हम क्या मान लिए? ए। यार समझिए बात को। अगर देखिए अगर हम इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको क्या मान ले? सी मान ले, तो इसमें होगा क्या कि ये और ये एक जैसी दिख रही है। क्या ये अलग दिख रही है? वैसी ही दिख रही है ना? दिखने में सेम वैसी है कि अलग है? जैसी ये दिख रही है वैसी ये भी दिख रही है। ये भी वर्ग की तरह दिख रही है, ये भी वर्ग ही दिख रही है। लेकिन अंतर दोनों में इसमें क्या है कि ये दोनों साथ यानी एक जैसी दिखने के साथ साथ आकार में भी क्या है? समान है। वो अलग बात, हमसे ये थोड़ा छोटा ये बड़ा बन गया, लेकिन हम इसकी भुजा इसके मान चल रहे हैं ना, यानी ये दोनों आकार में क्या है? बराबर है। बात समझ में आई? ठीक है। तो इसमें अंतर क्या है कि ये दोनों एक साथ मतलब एक जैसी दिख रही हैं और साथ ही साथ एक बराबर भी हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये दोनों एक जैसी दिख तो रही है लेकिन बराबर नहीं है। तो ये दोनों अगर पूछे हम कि सर्वांग समता पहले नियम पालन कर रही है तो हाँ कर रही है। एक जैसी ये भी दिख रही है, ये भी दिख रही है, ये भी सब एक जैसी दिख रही है। लेकिन जो सर्वांग समता की दूसरी नियम है वो क्या है कि इनका आकार भी एक बराबर होना चाहिए। उसका नियम क्या है दूसरा? कि उनका आकार क्या होना चाहिए? एक बराबर होना चाहिए।
ये और ये तो बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं, लेकिन ये वाली आकृति हमारी बराबर नहीं है। इसकी भुजा भी ये है, इसकी भुजा भी ये है, लेकिन इसकी भुजा क्या है, बी। क्या है? तो यानी कि ये जो है ये वाली आकृति उसके सर्वांग समता के दूसरे नियम का पालन नहीं कर रही है, तो ये और ये हम इनको सर्वांग सम नहीं कहेंगे, लेकिन ये दोनों सर्वांग सम हैं। अब बात आती है समरूपता की, किसकी आती है? तो दो आकृतियां समरूप कब मानी जाएंगी? उसमें केवल एक शर्त है, वो शर्त ये है कि ये दोनों एक जैसी दिखनी चाहिए, बस। क्या शर्त है? दोनों आकृतियां एक जैसी दिखनी चाहिए, बस। बड़े छोटे से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब अगर हम बात करें ये और ये सर्वांगसम है तो बोलेंगे नहीं सर्वांगसम, लेकिन अगर हम ये पूछें ये और ये समरूप हैं तो हाँ, सम मतलब समान, रूप मतलब रूप, यानी जिनका केवल रूप क्या हो, समान, मतलब दिखने में समान हो, बस। बात समझ में आई? समरूपता किस कसौटी समझ में आई? तो जो सर्वांग समता होती है इनमें दो कसौटी है। पहली कसौटी यानी पहला नियम कि इनका ये जो आकृतियां हैं ये एक जैसी दिखनी चाहिए, और सर्वांग जो हमारा ये समरूपता होता है इसमें पहला नियम यही है कि एक जैसी दिखनी चाहिए। लेकिन समरूपता में जो दूसरा नियम है वो ये कहता है कि इनका जो आकार है वो बराबर होना चाहिए, जबकि जो हमारा ये समरूपता है ये क्या कहता है, आकृतियां बराबर हो तब भी चलेगा, नहीं हो तब भी चलेगा। बात समझ में आई? तो हम ये कह सकते हैं जो आकृतियां समरूप होंगी मतलब सर्वांगसम होंगी, क्या होंगी? वो तय है कि एक जैसी दिखेंगी। अगर सर्वांगसम है तो वहां दो शर्त एक जैसी दिखनी चाहिए, बराबर भी होनी चाहिए। अगर वो सर्वांगसम है तो ये निश्चित बात है वो एक जैसी दिखेंगी ना, अगर ऐसी दिखेंगी फिर समरूप है ये तो तय है ना। लेकिन अगर कोई आकृति समरूप है, समरूप मतलब ये और ये जैसी दिखने में है, यानी समरूप है कि नहीं है, समरूपता का पालन कर रही है ना, यानी जैसी दिख रही है समरूप है, तो क्या ये दो सर्वांगसम भी हैं? नहीं, सर्वांगसम नहीं है। तो इसका मतलब जितनी आकृतियां सर्वांगसम हैं क्या है, वो तय है कि समरूप होंगी। लेकिन जो आकृतियां समरूप हैं, समरूप मतलब ये दोनों समरूप हैं, एक जैसी दिख रही नहीं दिख रही है, दिख रही है ना, एक जैसी दिख तो रही है लेकिन बराबर नहीं है, इसलिए ये सर्वांगसम नहीं है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, हर वो आकृति जो क्या होगी, सर्वांगसम होगी, वो तय है क्या कहलाएगी, वो समरूप होगी, ये तय है। लेकिन जो समरूप है ये तय नहीं है कि वो सर्वांगसम भी होगी। दोनों बातों में अंतर समझ में आया? अंतर समझ में आया नहीं समझ में आया? समझ में आया ना। चलिए अब हम क्या डालेंगे, डालिए हेडिंग सर्वांगसमता तथा समरूपता में अंतर। डालिए, एक तरफ लिखिए सर्वांगसमता, एक तरफ लिखिए समरूपता। एक तरफ क्या लिखे, इधर सर्वांगसमता, इधर क्या लिखे हैं, समरूपता। ठीक, तो सर्वांग समरूपता पढ़ने से पहले हम कुछ बातें सर्वांगसमता के विषय में जान लेंगे तो हमें आसानी होगी समझने में। ठीक है, तो अब सर्वांगसमता में पहली पॉइंट डाली, पहले हेडिंग क्या डाले, सर्वांगसमता और समरूपता में अंतर। तो लिख लीजिए इसमें निम्नलिखित अंतर है, वो आप लिख ही लेंगे। अब इसमें पहला पॉइंट लिखिए सर्वांगसमता में, पॉइंट नंबर 1 डालिए, उसमें लिखिए दो आकृतियां सर्वांगसम तभी होंगी या सर्वांगसम तभी कहलाएंगी, दो आकृतियां सर्वांगसम तभी कहलाएंगी, दो आकृतियां सर्वांगसम तभी कहलाएंगी जब वे एक जैसी दिखें, जब वे एक जैसी दिखें, अर्थात उनकी आकृति समान हो। क्या समान होनी चाहिए, आकृति और आकार में पहले अंतर, अभी चलिए आगे समझाएंगे इसको। अब उसमें लिखिए समरूपतम लिखिए, सेम वही पॉइंट लिख लीजिए जो इसमें है। क्या लिखेंगे, दो आकृतियां समरूप तभी कहलाएंगी जब वे एक जैसी दिखें। लिखो, दो आकृतियां सर्वांगसम तभी होंगी जब उनका आकार भी समान हो। समरूपता के लिए आकार समान हो भी सकता है और नहीं भी। चलिए, तो हम पहला पॉइंट क्या लिखेंगे सर्वांगसमता में कि यानी सर्वांगसमता यानी दो आकृतियां, तो सर्वांगसमता में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि दो आकृतियां सर्वांगसम तभी होंगी जब वे एक जैसी दिखें,
अर्थात एक जैसी दिखना मतलब कि उनकी जो आकृति हो क्या हो, समान। तो हम क्या लिखेंगे कि दो आकृतियां समान यानी सर्वांग सम तभी कहलाएंगी जब उनका क्या हो, आकृति समान हो। आकृति क्या हो, समान हो। जबकि जो हमारा समरूपता है इसमें क्या है, इसमें भी वही पहली शर्त वही है कि दो आकृतियां समरूप तभी कहलाएंगे, समरूपता यानी कि तभी होगी जब वो क्या करेंगी, जब वे एक जैसी दिखेंगी। लेकिन अब अंतर कहाँ आएगा कि जो सर्वांग समता होता है, सर्वांग समता यानी दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि कोई आकृतियां यानी दो आकृतियां सर्वांगसम तभी दिखेंगी जब उनका आकार भी समान हो। मेन पॉइंट यही है, जो सर्वांगसम होती हैं उनका आकार क्या होता है, आपस में बराबर होता है। जबकि समरूपता के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है। समरूपता में केवल एक शर्त है कि ये एक जैसी दिखनी चाहिए, इनका आकार बराबर हो भी सकता है और नहीं भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आई? चलिए, तो अब हम कुछ उदाहरण समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक आता है डिनाइट वाला बॉल, आप लोग जानते ही होंगे, और एक होता है लेदर का बॉल हम बोल सकते हैं, या फिर जो प्लास्टिक के बॉल आते हैं खेलने के लिए, वो दोनों दिखने में होते हैं सेम, दिखने में सेम होते हैं। क्या उनका आकार भी सेम होता है? बिल्कुल सेम होता है, क्योंकि दोनों एक ही बराबर होती हैं ना। लेकिन वहीं अगर हम एक डिनाइट यानी या फिर एक बॉल ले लिए और एक फुटबॉल ले लिए, वॉलीबॉल ले लिए, अब बताइए क्या वो एक जैसी दिखती हैं? बिल्कुल दिखती है कि जैसी, वो भी गोला दिखता है, वो भी गोला जैसा ही दिखता है। आकार क्या है दोनों का, यानी आकृति क्या है दोनों की, समान है। आकृति क्या है, समान है। लेकिन अगर हम बात करें अंतर कहाँ है, तो अंतर इनके आकार में। अंतर कहाँ है? आकार है, मतलब जैसे हम मान चलते हैं, ये है, जैसे देखिए ये है बॉल, ये क्या है, बॉल, और ये क्या है, फुटबॉल, ये क्या है, फुटबॉल। तो इन दोनों यानी ये दोनों आकृतियां दिखने में तो सेम है, दिखने में कैसी हैं, दिखने में तो सेम है, लेकिन इनका जो आकार है वो क्या है, एक छोटा और एक बड़ा है। यानी कि ये दिखने में एक जैसी है, अर्थात इनकी आकृति क्या है, एक जैसी है, किंतु इनके जो आकार है वो क्या है, अलग अलग। वो क्या है, वहीं अगर जैसे मान लीजिए अगर ये डिनाइट का बॉल है और यही अगर हम लेदर का बॉल बना दे तो वो भी लगभग उतना ही बड़ा होता है, लगभग क्या उतना ही बड़ा होता है वो भी ना। तो ये दोनों आकृतियां क्या हैं, एक जैसी दिखेंगी भी और साथ में क्या होंगी, बराबर भी होंगी। अब देखिए बनाया जा रहा है मार्कर से, तो थोड़ा बहुत दिखने में अलग हो रहा है, लेकिन हम मान चलते हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ माना ही जाता है ना, तो मान चलते हैं कि जैसी ही बनी है, ठीक है। तो इनका यानी कि इनका जो आकृति है वो भी क्या है, समान है। आकृति भी क्या है, समान है, और इनका जो आकार है वो भी लगभग कितना है, बराबर ही है। उनका आकार भी क्या है, हम मान लेते, जो इनका व्यास है डी, तो इनका भी व्यास हम क्या मान लेते हैं, डी ही है। बात समझ में आई? लेकिन जो ये हमारा फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल होगा, ये क्या होता है, इनसे बड़ा, इनको हम मान लेते हैं 2D या 4D, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। नहीं, उनसे क्या है, लगभग 4 गुना 5 गुना बड़ा है। बात समझ में आया? बात समझ में आया? तो अब यहाँ बात ध्यान समझिए, ये जो बातें हैं ये सब आपसे बहुविकल्पी में पूछा जाएगा। क्या, जो इनका आकार है ये क्या है, दोनों का बराबर है। क्यों? जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये भी है। लेकिन इन दोनों की आकृति में क्या है, आकृति भी तो एक ही जैसी है, दिखने में भी तो एक ही जैसी है। अगर इसका मतलब ये दोनों आकार में भी बराबर हैं और आकृति भी बराबर है। लेकिन अगर हम इनकी और इनकी बात करें, आकृति मतलब दिख तो सेम रही है, जैसी ये दिख रही है वैसी ये भी दिख रही है, लेकिन अंतर किसमें है, इनके आकार में। अंतर किसमें है, इनके आकार में। अंतर कैसे, ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा। तो ये दोनों जो बराबर दिख भी रही हैं और बराबर हैं भी, ये है सर्वांगसम। ये क्या है, लेकिन जो बराबर दिख रही हैं और आकार उनका अलग अलग है, क्या वो सर्वांगसम हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि सर्वांगसम में 2 नियम है, बराबर दिखनी भी चाहिए और बराबर होनी भी चाहिए। लेकिन जो ये समरूप होता है, समरूपता का जो नियम है, इसमें केवल एक नियम है, वो नियम केवल ये है, एक जैसी दिखनी चाहिए और बराबर हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये और ये सर्वांगसम है और ये समरूप है। ये दोनों क्या है, समरूप है। अब एक बात बताइए, अगर ये दोनों सर्वांगसम है, क्या ये दोनों समरूप नहीं हो सकती? समरूप में केवल एक शर्त है, बराबर
यानी एक जैसी दिखनी चाहिए। क्या ये दोनों एक जैसी दिख नहीं रही हैं? दिख रही हैं। अच्छा, ये दोनों जैसी दिख रही हैं, ये दोनों एक जैसी दिख रही हैं, यानी ये तीनों वस्तुएं क्या हैं? समरूप हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सर्वांग समता की, किसकी बात करें? सर्वांग समता में ये दोनों बराबर दिख तो रही हैं, एक जैसी दिख तो रही हैं, बराबर हैं भी, ये दोनों सर्वांग सम हैं, लेकिन ये और ये एक जैसी दिख रही है लेकिन बराबर नहीं है। तो ये और यानी ये और ये समरूप हैं लेकिन सर्वांग सम नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जो आकृतियां सर्वांग सम हैं, क्या हैं? तो वो समरूप होंगी, ये तय है, वो समरूप होंगी। कारण भी समझ लिए, क्योंकि अगर जो सर्वांग सम है वो एक जैसी दिखेगी भी और बराबर भी होगी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, इनकी, अगर हम ये बात करें कि ये दोनों जो मतलब समरूप हैं, क्या है? समरूप। तो समरूप वाले नियम में क्या होगा कि ये केवल एक जैसी दिखेंगी, केवल जैसी क्या होंगी? दिखेंगी, बराबर नहीं होंगी। बात समझ में आया?